आज है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का। हाँ, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। पहले हमने देखा था नीड क्यों आई नए अप्रोच की। ठीक है ना, जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए नए अप्रोच की नीड क्यों आ रही है। ठीक है, जो हम अप्रोच लगा रहे थे अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बोर्स का, तो उसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है। अब नए अप्रोच क्यों लगाने की ज़रूरत है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हमने बताया क्यों। ये हमने पहले ही बता दिया कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एक ही समय पे, ठीक है ना, आप एक ही समय पे साइमल्टेनियसली आप मोमेंटम और उसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, एक को जितना एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे दूसरा उतना ही इनएक्यूरेट आएगा। ठीक है, हमने देखा भी था और हमने बात किया कि हाँ, अब जो नया अप्रोच हम लेंगे तो उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों कंसिडर करेंगे। नॉर्मल सी बातें थी जो हमने करी थी। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं अभी क्वांटम मैकेनिक्स। अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। उससे पहले मैं कुछ बातें बता दूं। ठीक है, देखो किसी महान व्यक्ति ने बोला है, एनी वन हु क्लेम्स टू अंडरस्टैंड क्वांटम थियरी इज़ इधर लाइंग और क्रेजी। अगर कोई कहता है कि उसे क्वांटम थ्योरी मीन्स उसे क्वांटम फिजिक्स आती है अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से क्या, अगर वो ये भी बोल रहा है कि उसे क्वांटम फिजिक्स आती है, कोई ये बोल रहा है कि उसे क्वांटम फिजिक्स आती है, उसे क्वांटम थ्योरीज आती है, ठीक है, तो उसका मतलब कि ये तो वो झूठ बोला है, या तो वो पागल है। ठीक है ना, क्रेजी बोलो तो। ठीक है, ऐसा तो समझ सकते हो कितना क्या रहता होगा क्वांटम फिजिक्स में, ठीक है, क्वांटम थ्योरीज में। सो ऐसा बोला गया है रिचर्ड फेनमैन के द्वारा। ठीक है, तो हाँ, बस इतनी सी बात है, जो आपको जितनी आपको समझ में आ जाए उतनी काफ़ी है। ठीक है? थोड़ी बहुत कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि उसे क्वांटम क्वांटम थियरी है तो क्वांटम मैकेनिक्स है तो क्वांटम केमिस्ट्री उसको सही ढंग से समझ में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, चलो आज देखते हैं जो भी हमने बात करनी है अभी आज। ठीक है, हमें तो वैसे भी हम क्या है, हम बायो के स्टूडेंट हैं तो हमें तो कम ही देखना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें हर एक चीज़ के डीप में जाके नहीं देखनी पड़ेगी। क्यों, उस लेवल की हमने मैथ नहीं पढ़ी है। मैथ्स में होता है फंक्शंस, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने नहीं पढ़ा, हमें बस नॉर्मल लेवल की समझनी है, हाँ क्या है चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा हमें डीप नहीं जाना। आ जाओ, यू आर अवेयर फ्रॉम योर अर्लियर स्टडीज दैट in the late 17th century, न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लेट 17th सेंचुरीज तक न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ मोशन को डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट के लिए, विच फॉर्म्ड द पार्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस बनाता है। ठीक है ना, हाउएवर in a number of experiments done in the latter half of the 19th century, 19th century के, ठीक है, 19th century के लेटर हाफ में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, एंड द फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ 20th century, ठीक है, 20th century के फर्स्ट 2 डिकेड में बोला जाए तो 1900 से लेके 1920 तक। ठीक है, century gave result totally at variance with the prediction of classical physics। जो क्लासिकल फिजिक्स जो प्रिडिक्ट करती थी, क्लासिकल फिजिक्स का जो प्रिडिक्शन था और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आ रहे थे दोनों अलग थे। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट हम किस पे कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस में। ठीक है ना, तो क्या है हो रहा है कि मैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की थियरीज है, उनसे जो रिजल्ट आने चाहिए, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स की जो प्रिडिक्शंस हैं और जो हमारा जो रिजल्ट, हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए, माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस के लिए, वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। ठीक है, द लॉ डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ ऐसे लॉ जो किसके बिहेवियर को समझाता हो, बहुत स्मॉल पार्टिकल को, पार्टिकल के
बहुत स्मॉल पार्टिकल के बिहेवियर को। मीन्स आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में माइक्रोस्कोपिक साइज के ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट की जो बिहेवियर को जो शो करता हो, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को समझाने वाला लॉ। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ना नॉर्मल लाइफ में फोर्स, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा देते हैं होते हैं तो वो कितना एक्सीलरेशन से कितना वो एक्सीलरेट होगा, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, क्या होगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, चीज़ें हमने बात करके हम जो लॉ लगाते हैं न्यूटन्स के, तो हम उससे पता कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हाँ, वही बोला जा रहा है कि जो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस के जो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके जो बिहेवियर है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ दिए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आ जाओ। व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू दी प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री, जब क्वांटम मैकेनिक्स को हम केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। सिंपल सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। The study of quantum chemistry is important in determination of the thermodynamic processes, thermodynamic properties को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, एज वेल एज इन दी अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव स्टेबिलिटीज़। देखो, अगर आपको स्टेबिलिटी समझनी है, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है, ठीक है, अगर आपको उसका थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी समझनी है तो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जानी पड़ेगी। ठीक है ना, कि एटम्स आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, क्या हीट प्रोड्यूस होती है, बॉन्ड बनने पे कितनी रिलीज होती है, कितना एंगल रहता है दो बॉन्ड के बीच में, समझ रहे हो ना। तो ये सब जो स्टडी है आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाँ, तो हमें क्वांटम केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी। अब मॉलिक्यूल्स तो है ही आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूल्स तो माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, तो उससे कौन सा लॉ लगेगा, क्वांटम फिजिक्स का लॉ लगेगा। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स लगेगा उसके ऊपर, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो नहीं लगेगा। क्यों? जो आपके पास आप बोल रहे हो मॉलिक्यूल्स की थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी को आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो मॉलिक्यूल्स तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल की है। ठीक है, तो हाँ, रिलेटिव स्टडी को समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, बाकी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए तो आपको क्या चाहिए, चीज़ के लिए आपको चाहिए होगा क्या, क्वांटम आपके पास क्वांटम लॉ। ठीक है, अच्छा सिंपल सा बोले तो क्वांटम मैकेनिक्स आपका जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स बोल दो वो यहाँ पे वैलिड नहीं रहेंगी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स की जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज थी ना, ठीक है, उनको समझने के लिए भी हेल्प करता है हमारे पास क्या, क्वांटम मैकेनिक्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड द रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रिएक्शन काइनेटिक्स समझते हो, ठीक है ना, तो रिएक्शन काइनेटिक्स को भी स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो, वैसे तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्शन काइनेटिक्स का पता ना हो, चैप्टर है पूरा का पूरा क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th की केमिस्ट्री में आपने काइनेटिक्स रिएक्शन काइनेटिक्स आपने निकाला होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को हमने कैलकुलेट करते थे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स प्रिंसिपल फाइंड एप्लीकेशंस इन द एरिया ऑफ बायोकेमिकल स्टडीज़, नैनो मटेरियल्स। तो बस देख लो, सिंपल सी बातें कि बायोकेमिकल स्टडीज़ है और जो नैनो मटेरियल्स हैं, इन फील्ड्स में क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, बायोमैकेनिकल स्टडीज़ के फील्ड में और नैनो मटेरियल की स्टडी के फील्ड में। Therefore the understanding of general principle of quantum mechanics is important। यहाँ तक तो अभी हम देख रहे थे कि क्यों ज़रूरी पड़ रही है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स ज़रूरी क्यों पड़ रही है। ठीक है,
अभी भी थोड़ी बहुत चीज़ें बकवास ही है, देख लो। द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स बिगन इन 1900, जब प्लैंक्स ने स्टडी किया था लाइट एमिटेड बाय हीटेड सॉलिड। ठीक है, यू हैव यूनिट 2 जहाँ हमने बात किया था हाउ इट हैड बीन अप्लाइड इन एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्व रिजल्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ा था, जो मैक्स प्लैंक ने समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है ना, जो उसने लाइट का पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके, लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके इस फिनोमिनन को समझाया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो हाँ, ये चीज़ हमने देख रखी है। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ तो वही उसी समय से चालू हो गया। ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट 1900 से चालू हो गया था। लेटर इन यूनिट 2 you also studied that according to Heisenberg uncertainty principle, the exact position and momentum of a particle cannot be determined simultaneously। ये भी बात करी थी हमने, अब इसके ऊपर क्या ही बात करनी, हमने तो अपना पूरा लेक्चर खर्च किया इसके ऊपर। For small particles like electron, such an uncertainty cannot be ignored। ठीक है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन का है, माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन का है। अब आप उसमें लॉ लगा रहे हो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले, आप उसमें लॉ लगा रहे हो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले, तो वो वैलिड नहीं रहेंगी। ठीक है ना, तो वही बोला जा रहा है कि जो अनसर्टेनिटी आ रही है, जो अनसर्टेनिटी आ रही है, वैसे तो जनरल लाइफ में आपको अनसर्टेनिटी देखने मिलेगा। ठीक है ना, जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक डायमेंशंस है, तो उनमें भी हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है, बट वो इतना वो नहीं होता कि हम उसको कंसीडर करें। ठीक है ना, वो उतना, उसकी वैल्यू इतनी भी इनफ नहीं होती कि हम उसको कंसीडर कर पाएँ। ठीक है, बट हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन एक बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते अनसर्टेनिटी को। ठीक है, this led us to first postulate of quantum mechanics that is given below। देखो, हम टोटल 5 पोस्टुलेट पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल हम 5 पोस्टुलेट पढ़ेंगे। तो आज हम 2 पोस्टुलेट को कवर करेंगे फिर। ठीक है ना, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो 5 पोस्टुलेट हैं और दिमाग घुमा देने वाले पोस्टुलेट हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है, तो जितनी बातें समझ में आए उतनी ही समझ लो। ठीक है, जितना हो सके उतना समझ लो, वैसे भी तो हमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगी। ठीक है ना, देखो क्या है। पहला पोस्टुलेट तो इजी है, ऐसे अगर मैं बोलूँ तो सबसे इजी वाला पोस्टुलेट, ये फर्स्ट पोस्टुलेट ही सबसे इजी है। क्या बोला जाता है कि द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है ना, द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज कम्प्लीटली satisfied by a function, that is wave function, that depends on the coordinates of the particle and the time। देखो, बोला जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ आपका क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, स्टेट का मतलब कि आपके जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, तो उनमें यहाँ पे स्टेट का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स जो आप कैलकुलेट करते हो, समथिंग लाइक आप बोल सकते हो एनर्जी, आप बोल सकते हो मोमेंटम, आप बोल सकते हो पोजीशन। ठीक है ना, तो उसके स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो वही बोला जाए द स्टेट वेरिएबल ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है ना, उसको आप कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है ना, सारे स्टेट वेरिएबल्स को आप एक्सप्लेन कर पाओगे बाय वेव फंक्शन। ठीक है ना, साई एक वेव फंक्शन है, साई एक वेव फंक्शन है जो आपके क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के सारे स्टेट वेरिएबल्स को ये एक्सप्लेन कर पाता है। वेव फंक्शन साई is capable of explaining all the state variables of a quantum mechanical system। ठीक है, साई आपका सारे वेरिएबल को एक्सप्लेन कर पाता है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, हम वैसे भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ही पढ़ रहे हैं अभी। और जो साई है वो डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेट्स पे, क्या आपके आर पे। ठीक है ना, पार्टिकल के आर पे, जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है समझ रहे हो ना, और एक टाइम पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेट्स और टाइम पे डिपेंड करता है आपका क्या, साई डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। ठीक
ठीक है। कोऑर्डिनेट्स तो आप समझते हो ना, एक्स वाई और जी एक्सिस में, ठीक है। द फंक्शन ऑल्सो सॉरी दिस फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड दिस फंक्शन कॉल्ड वेव फंक्शन बोला जाता है, उसको स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। साई को हम वेव फंक्शन बोलते हैं और स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो साई हमारे ये तो हम बोल सकते हैं वेव फंक्शन है, तो स्टेट फंक्शन हमारे क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में सारे स्टेट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। द फंक्शन कॉल्ड वेव फंक्शन और द स्टेट फंक्शन हैज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दैट साई आर टी एंड साई आर टी इसका स्क्वायर, बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम साई स्क्वायर बोलेंगे, आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। हटाओ इस चीज़ को, ठीक है ना, साई स्क्वायर, ठीक है ना, आपने सुना होगा साई स्क्वायर। डी एक्स डी वाई डी जेड हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम बिल्कुल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डायमेंशन में है अभी हम, ठीक है ना। बिल्कुल हम कौन सी डायमेंशन में, हमें माइक्रो सॉरी माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन में हम, ठीक है। इसलिए हम डी एक्स डी वाई और डी जेड का यूज़ कर रहे हैं। पता होगा आपको, आपने जो यूज़ किया हुआ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो बहुत छोटी वैल्यूज़ को दिखाने के लिए डी एक्स और डी वाई और डी जेड हम डी यू टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर क्या दर्शाता है, साई तो हमने बता दिया ना, साई क्या बताता है, साई आपके क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के अंदर जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको वो एक्सप्लेन करता है। बट साई स्क्वायर क्या करता है, साई स्क्वायर क्या करता है, साई स्क्वायर इज दी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि चीज़ का, डेट द पार्टिकल लाई इन दी वॉल्यूम एलिमेंट एक्स डी बाई डी जेड, ये जो आपका वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये जो आपका माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपके पार्टिकल्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताएगा। मीन्स मान लो आपका ये माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन है, ये एक क्यूब कंसिडर कर लो, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन का, ठीक है। तो ये ले लो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो डी एक्स डी वाई डी जेड कर लेना, ठीक है। अब बताओ कि इस डायमेंशन के अंदर, ठीक है ना, इस वॉल्यूम के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन आर पे, मान लो यहाँ से हम लेके चल रहे हैं ये पोजीशन आर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ से पोजीशन इस पॉइंट पे, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे किसी एक समय पे, ठीक है ना, एट अ टाइम टी, किसी समय टी पे, किसी टाइम टी पे, किसी पोजीशन आर पे, ठीक है ना, एट पोजीशन आर एट अ टाइम टी, ठीक है, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मीन्स कोई भी पार्टिकल, चलो हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, वहाँ पे किसी भी जिस पार्टिकल को हम देख रहे हैं तो उस पार्टिकल की पाई जाने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर हम बात करते हैं अपने एटम का, तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी। अब ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नहीं है, पहले भी हम देख रखे हैं, क्लास 11th की केमिस्ट्री में है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो वही हम थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि आर डिस्टेंस पे किसी टाइम टी किसी टी समय में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस चीज़ को कौन दर्शाएगा, इस चीज़ को दर्शाएगा हमारा साई स्क्वायर, ठीक है ना। हम यहाँ पे पार्टिकल बोल रहे हैं, इन जनरल लेके चल रहे हैं, तो हम जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो सिंपल सी बातें याद रखो कि आपके पास जो साई है, ठीक है, ये सब काटो, तो देखो सुनो, जो आपके पास साई है वो क्या बताता है, वो सारे स्टेट वेरिएबल, कहाँ के स्टेट वेरिएबल, आपके जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको वो एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। और साई स्क्वायर क्या करता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है किसी पार्टिकल के किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे, किसी समय टी पे, ठीक है ना, एक वॉल्यूम एलिमेंट डेट इज डी एक्स डी वाई डी जेड, एक वॉल्यूम ले लेना, एक माइक्रोस्कोपिक वॉल्यूम लेनी है, ठीक है ना। तो उस समय पे उस डिस्टेंस आर पे
समय टी है हमारे पास, तो उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी बताती है, ठीक है। अब देखो, आपको इसी वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसी वॉल्यूम के एक एक हर एक पॉइंट में निकाल सकते हो, इससे बाहर नहीं। इससे बाहर कहाँ निकालोगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लेके कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन पढ़े होगे, आपने इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, तो उसका भी एक शेप बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हमने एक शेप बनाते हैं, आगे देखेंगे, हम बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये रहा हमारा स्ट्रक्चर एटम का, हम इससे बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है इलेक्ट्रॉन की, नहीं, हम इसी वॉल्यूम के अंदर निकालेंगे। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफाइन कर दिया, डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। एलिमेंट्री वॉल्यूम हम इसको बोलते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो उसी वॉल्यूम में किसी पोजीशन आर पे, किसी समय टी पे उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। देखो सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रही है तो आप एक बार रिपीट करके सुन लो मेरी बातों। इतनी बातें हैं और कुछ नहीं है इसका मतलब। साई का मतलब, हमें साई का मतलब समझना था और साई स्क्वायर का मतलब समझना था, तो हम दोनों ही हम समझ चुके हैं। अब देखो, ए मेजरेबल डायनेमिक्स वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। आप जिस चीज़ को मेजर कर पाओगे, जैसे आप मोमेंटम को मेजर कर पाओगे, आप एनर्जी को मेजर कर पाओगे, ये सब आपकी क्या है, ये सब आपकी मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल है, ठीक है ना। ये सब आपकी मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल है, ठीक है ना। आप इसको मेजर कर पाओगे, तो इनको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या है, इट इज़ ए मेजरेबल, जो मेजर किया जा सके। मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल तो हमें पता ही है, तो जिसको आप मेजर कर पाओ, तो वो वाला डायनेमिकल वेरिएबल हमारा ऑब्जर्वेबल्स कहलाता है, ठीक है। दस द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेबल्स आर पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेबल्स हैं, ठीक है। अब देखो, दी सेकंड पोस्टुलेट हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। पहले थोड़ी ये बात कर लेते हैं, पहले पोस्टुलेट को अच्छे से ख़त्म करो। अब बोला जा रहा है इन क्लासिकल मैकेनिक्स, सो इन क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग एम पार्टिकल। देखो, हाँ, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपके सिस्टम का जो स्टेट है, ठीक है ना। आपका एक सिस्टम ले लो क्लासिकल मैकेनिक्स में, जिसमें कितने पार्टिकल है, एन पार्टिकल कंसीडर कर लो आप। कितने पार्टिकल, एन पार्टिकल, ठीक है ना, एन पार्टिकल, ठीक है, कंटेनिंग एन पार्टिकल। क्या तो इसके जो स्टेट्स हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी गिवन बाय स्पेसिफाइंग 3n पोजीशन, 3n वेलोसिटी, ये तो मोमेंटा बोल सकते हो, मोमेंटम, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं आपके एक स्टेट में, सॉरी, आपके सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, आपके सिस्टम में आपके पास कितने पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल, तो उसका 3n पोजीशन होगा। 3n पोजीशन कैसे, तो इसमें तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों के लॉन्ग पोजीशन आएगी, तो हम तीनों को इंडिविजुअली निकालते हैं, ठीक है। तो आपका जो एक पार्टिकल है, जो आपके पास मान लो एक पार्टिकल है हमारे पास, तो उसका एक्स एक्सिस में भी कुछ होगा पोजीशन, एक्स एक्सिस में कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू वाई एक्सिस में आएगी, और वो जेड एक्सिस में भी 3 वैल्यू आएगी, तीनों एक्सिस के लिए, ठीक है। तो वही बोल जा रहा है कि इसके पास आपका 3n पोजीशन की वैल्यू आएगी, 3n पोजीशन की वैल्यू आएगी, और सेम वेलोसिटी भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग होगा और जी एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी भी आपकी 3n आएगी, ठीक है, और मोमेंटा। तो वही सिंपल सी बात है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स का एक सिस्टम है, तो उनके स्टेट्स जो एन पार्टिकल हैं, ठीक है, एन पार्टिकल वाले एक स्टेट है, उसको समझाया जाता है, उसको स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है ना। 3n पोजीशन से और 3n वेलोसिटी से, तो उसका 3n मोमेंटा भी होगा, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें बोल रखी है, ज़्यादा कुछ खास है ही नहीं। क्या लग रहा है कि एन पार्टिकल्स है, तो 3n उसका पोजीशन आएगा, 3n उसका वेलोसिटी आएगा और 3n उसका मोमेंटम आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, हमने बता रखा है, इंडिविजुअल एक्सिस के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं,
ठीक है ना, कि पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस में क्या पोजीशन है, और उसी पार्टिकल की जेड एक्सिस में क्या पोजीशन है। ठीक है, तो हाँ सिंपल सी बात है ये क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद। यहाँ पे मेन आपका साई और साई स्क्वायर है। ठीक है, साई साई स्क्वायर और एक ऑब्जर्वेबल याद रखना क्या होता है। ठीक है ना, जो मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेबल। और साई स्क्वायर को आप क्या है समझ के रखना है चीज़ को। ठीक है, अब पोस्टलेट नंबर 2 पे आ जाओ। अब हम बात करते हैं अपने पोस्टलेट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है पोस्टलेट 2, हमारे पास कह रहा है कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, लाइक आपका ऑब्जर्वेबल्स क्या है, पोजीशन हो गया आपका, आपका मोमेंटम हो गया, आपका एनर्जी हो गया, आपका क्या हो गया, आपका पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, हाँ एंगुलर मोमेंटम ले लो। ठीक है, ये है। ठीक है, तो जो आपके ऑब्जर्वेबल्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में उन ऑब्जर्वेबल्स को स्टडी करोगे, देयर कोरस्पॉन्ड्स एन ऑपरेटर। हर एक हर एक ऑब्जर्वेबल्स का, ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है। ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है। कहाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम क्या कर रहे थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक सिंपली किसी भी ऑब्जर्वेबल्स को हम उनके मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ठीक है ना, इनसे हम उसको डिफाइन कर दे रहे थे। बट जब आप बात करोगे क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए आपको ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो हर एक हर एक ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है जो उसके आगे लगता है। ठीक है, देखो, एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल कमांड। अब ऑपरेटर क्या है, सिंपल सा बात समझो कि ये एक मैथमेटिकल कमांड है। इट इज़ ए मैथमेटिकल कमांड दैट टेल्स, जो क्या बताता है, दैट टेल्स वन टू डू समथिंग ऑन व्हाट फॉलोज द कमांड। मीन्स, मान लो आपने कोई ऑपरेटर लगा रखा है, मान लो एक ऑपरेटर है एक्स, एक्स के बाद कुछ चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है ना, मान लो एक्स के बाद कुछ भी चीज़ें हैं, मान लो यहाँ पे एक्स हमारा ऑपरेटर है। एक्स क्या है, हमारा ऑपरेटर। तो एक्स बताता है कि जो एक्स के बाद जो चीज़ें लगी हुई है उनके साथ क्या करना है। ठीक है, उनके साथ क्या करना है, जैसे कि एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ले लो रूट फोर। तो रूट फोर की वैल्यू क्या आती है, रूट फोर की वैल्यू आती है 2। तो जो ऑपरेटर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑपरेटर है रूट, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है रूट। किसके आगे लगा है, 4 के आगे। तो 4 का ऑपरेटर है रूट। ठीक है ना, 4 के आगे एक ऑपरेटर लगा हुआ है जो है रूट। वो क्या बता रहा है, देखो, द ऑपरेटर रूट, जो यहाँ पे जो रूट ऑपरेटर है वो बता रहा है, इट टेल्स अस टू फाइंड द नंबर। ये बता रहा है इस केस में जो रूट है वो बता रहा है कि वो वैल्यू पता करो व्हेन स्क्वायर इक्वल्स टू 4। कि वो वैल्यू पता करो जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। और वो वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2। 4 का जब आपने रूट लिया ना, 4 का जब आपने रूट लिया, ये जो आप ऑपरेटर लगा रहे हो, ये ऑपरेटर बोल रहा है कि वो वैल्यू पता करो जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए, जिसको स्क्वायर करने पे 4 आ जाए। तो हम यहाँ पे सॉल्व करके 2 लिखते हैं। तो समझ गए, जो आपका ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर के बाद जो चीज़ें जो ऑपरेटर को फॉलो कर रही है चीज़ें, जो ऑपरेटर के बाद है बेसिकली वही ऑपरेटर को फॉलो कर रही है। तो ऑपरेटर को के साथ जो चीज़ें लगी हुई है, ठीक है, ये तो बोल सकते हो जिसके आगे ऑपरेटर लगा है। तो ऑपरेटर ऑपरेटर उसके साथ क्या करना है वो उसको डिसाइड करता है। ठीक है ना, ये एक मैथमेटिकल कमांड है जो बताता है व्हाट टू डू ऑन ऑन किस पे एट फॉलो द ऑपरेटर। ठीक है, जो ऑपरेटर को फॉलो कर रहा है उसके साथ क्या करना है ये बताता है हमारा ऑपरेटर। समझ गए, जैसे देखो, और एक एग्जांपल देके समझा रखा है। यहाँ पे जो
डी बाई डी एक्स है, ठीक है ना, ये बता रहा है कि इसके बाद जो चीज़ें फॉलो करी, जो इसको फॉलो कर रही है वो क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। तो ये जो है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इज एन ऑपरेटर जो क्या बता रहा है, डेट टेलिंग वन टू टेक द डेरिवेटिव। डी बाई डी एक्स क्या बता रहा है कि डेरिवेटिव लो, ये क्या बता रहा है कि डेरिवेटिव लो किसका, इस चीज़ का जो इसको फॉलो कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसका डेरिवेटिव लेना है, व्हाट फॉलोज, जो इसको फॉलो कर रहा है, जो डी बाई डी एक्स को फॉलो कर रहा है उसका डेरिवेटिव लो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। व्हाट फॉलोज डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। डी बाई डी एक्स को कौन फॉलो कर रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 5x। तो इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लो एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आपका कौन बता रहा है, ये आपका कौन बता रहा है, ये आपका बता रहा है ऑपरेटर आपका। तो देखो ऑपरेटर का मतलब अब इतना तो थोड़ा बहुत मान लो 60 to 70% तो आपको समझ में आ गया ऑपरेटर क्या है, ठीक है ना। तो ऑपरेटर को फॉलो करने वाली चीज़ों के साथ क्या कमांड, क्या उसको कमांड देनी है, ठीक है ना, क्या उसका क्या करना है, तो ये ऑपरेटर डिसाइड करता है, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सम फैमिलियर ऑब्जर्वेबल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स आर गिवन बिलो। कुछ ऑब्जर्वेबल्स हैं और उसके ऑपरेटर दिए गए, जैसे पोजीशन है ना, एक्स ओवरहेड, एक्स ओवरहेड इसका ऑपरेटर सिंबल है, और सिंपल से ये मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दोगे, सिंपल सी बात है। ये इसका सिंबल ये है, ठीक है ना, रेडियस है ये। तो आर ओवरहेड, मोमेंटम का देखो पी, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका जो साइन है, इसका जो ऑपरेटर का जो सिंबल है वो है पी ओवरहेड, ठीक है। और इसका जो ऑपरेटर है वो ये है, वैल्यू ये है ऑपरेटर की, ठीक है। ये तो बस सिंबल है ऑपरेटर का, ये तो बस सिंबल है ऑपरेटर का, ठीक है। ऑपरेटर ये है, ये है ऑपरेटर, ये तो बस सिंबल है। ये क्या है सिंबल, ये क्या है सिंबल, ये है आपका ऑपरेटर, क्या है, माइनस आई एच, और आपका क्या किया गया है यहाँ पे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो ऑपरेटर कैन बी इमेजिनरी, ऑपरेटर इमेजिनरी हो सकता है। यहाँ पे जो आई जो टर्म आ रहा है ना, आई टर्म एक इमेजिनरी टर्म है। यहाँ पे जो आई है, ये जो आई है ये इमेजिनरी टर्म है, ठीक है। ये जो आई है किसी किसी ऑपरेटर में देखोगे आपको आपके पास क्या इमेजिनरी टर्म देखने को मिलेगा, देखो, ठीक है ना। किसी किसी ऑपरेटर में आपको इमेजिनरी टर्म देखने को मिलेगा, तो यही बोला जाता है ऑपरेटर कैन बी इमेजिनरी। अब इसको बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे हम कि आई की वैल्यू कितनी होती है डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए, नहीं हमें नहीं देखनी। बट हाँ ऑपरेटर कभी कभी इमेजिनरी हो सकती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटर हमारा कॉम्प्लेक्स ही रहता है, ठीक है ना। हाँ सिंपल भी होता है, जैसे कि देख सकते हो आप पोजीशन का जो ऑपरेटर है, जो पोजीशन का ऑपरेटर है वो सिंपल है, सिंपल से आपको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, आर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। पोजीशन का जो ऑपरेटर है वो सिंपल सा है, ठीक है। बट कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कब हो जाएगा, जब आपका इमेजिनरी टर्म आ जाएगा, जब आपके ऑपरेटर में इमेजिनरी टर्म आ जाएगा ना, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो हमने बताया मोमेंटम के साथ होता है ऐसा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज ऑल्सो एज इन केस ऑफ ऑपरेटर फॉर एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द मोमेंटम। हमने देखा मोमेंटम का एक्स कॉम्पोनेंट के लिए जो ऑपरेटर है वो कॉम्प्लेक्स है, और उसमें इमेजिनरी टर्म भी आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर हमें अभी याद नहीं करने कुछ भी, कि आप बैठ के रट्टा मारने लग गए कि हाँ एनर्जी का ऑपरेटर हैमिल्टोनियन होता है, एच ओवरहेड, और इसका वैल्यू अब याद नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करनी, हमें बस सिंपल सा बात समझना है ऑपरेटर क्या था, ठीक है ना, ऑपरेटर क्या था, ठीक है। ये ऑब्जर्वेबल्स के सामने लगता है, ऑब्जर्वेबल्स के सामने लगता है, ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ होता है ऑपरेटर, ठीक है ना, ठीक है। और ये बताता है कि ऑब्जर्वेबल के साथ क्या करना है, ठीक है ना। ऑब्जर्वेबल को ये बेसिकली आप बोलते तो ये ऑब्जर्वेबल्स को कमांड देता है, ठीक है। जैसे कि हमने दो एग्जांपल लेके बताया था, डी बाई डी एक्स तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो हमने कितनी कर रखी है, 11th की स्टार्टिंग में ही हम डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। बढ़े आगे, वैसे तो अभी ख़त्म हो गया है टाइम इंडिपेंडेंट, हाँ ये अभी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन देख लो सिंपल सा, डिफाइन एन ऑब्जर्वेबल, ठीक है ना। ऑब्जर्वेबल क्या है,
व्हाट इज ए ऑब्जर्वेबल? तो ए मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल, इट इज ए ऑब्जर्व इट इज ए मेजरेबल डायनेमिकल वेरिएबल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबल को हम मेजर कर सकते हैं और ये एक डायनेमिकल वेरिएबल है। सिंपल सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। ठीक है, बाकी आपको सारे पोस्टलेट याद रखने हैं। ठीक है, जो हमने दो पोस्टलेट पढ़े, पहला पोस्टलेट क्या कहता है? पहला पोस्टलेट कहता है कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में जो जो स्टेट हैं, स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कौन करता है? साई। और साई किस पे डिपेंड करता है ये भी पता होना चाहिए। साई डिपेंड करता है आपके पास कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, और टाइम पे। ठीक है, और साई स्क्वायर का क्या सिग्निफिकेंस है? मेजरेबल ऑब्जर्वेबल्स तो हमने देख लिया। और दूसरा कि हमारा पोस्टलेट टू क्या कहता है कि हर एक ऑब्जर्वेबल का एक ऑपरेटर होता है इन क्वांटम मैकेनिक्स। देयर इज ए ऑपरेटर ऑफ एवरी ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स, आप ऐसा बोल सकते हो। और जो आपका ऑपरेटर है वो क्या कहता है? ऑपरेटर क्या है? इट इज़ ए मैथमेटिकल कमांड जो बताता है कि आपका ऑब्जर्वेबल के साथ, ऑब्जर्वेबल को बेसिकली ये कमांड देता है कि ऑब्जर्वेबल के साथ क्या करना है, कुछ ऑब्जर्वेबल के साथ क्या एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो हाँ, ऑपरेटर्स आपके पास इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे हमने देखा, जब भी ऑपरेटर में इमेजिनरी टर्म आ जाएगा तो समझ जाना वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। ठीक है, वो सिंपल भी हो सकते हैं। बाकी ये चीज़ हम आगे करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है ना, मैंने बिल्कुल जितना हो सकता है उतना सही से समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है ना, और ज़्यादा हमें डीप नहीं जानी है। ठीक है, ज़्यादा डीप नहीं जानी। वैसे भी हम बायो के स्टूडेंट हैं, हमसे तो बस कोई इतना पूछ लिया, भाई बता दो 5 पोस्टलेट बता दो क्वांटम मैकेनिक्स के, तो इतने ही बहुत हैं। और हर एक पोस्टलेट को मैथमेटिकल टर्म देके डिफाइन करना, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो रहने दो फिजिक्स वालों के ऊपर। ठीक है ना, तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ हम बात करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये लेक्चर बेसिकली थोड़ा समय बाद ही आएगा। थोड़ा इस लेक्चर को थोड़ा आपको हजम करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 पोस्टलेट बता दिए, इसको पहले हजम करो, बाकी आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी भयानक टाइप की आने वाली हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।